बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की पहले 3 क्लासेस में हमने डी ब्रोगली इक्वेशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उपपरमाणुवीय कणों की द्वैत प्रकृति यानी कि तरंग और कण प्रकृति, इसके बारे में। फिर उसके बाद में हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन था, उसको हमने गहराई से समझा। उसके बाद फिर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को हमने गहराई से जाना था और समझा था। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में। इसके बारे में पहले थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहले जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, जिसको चिर सम्मत यांत्रिकी भी कहते हैं, ये गतिमान पिंडों के लिए थी, मूवेबल पार्टिकल्स के लिए थी। और मूवेबल पार्टिकल्स भी वो थे जो मैक्रो पार्टिकल्स थे, यानी कि बड़े कणों के लिए थी, स्थूल कणों के लिए थी। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई घूमता हुआ पत्थर, या जैसे हम कहें कि अंतराकाश में घूमते हुए ग्रह। इनके लिए ये क्लासिकल मैकेनिक्स थी। ये न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित थी, और न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित जो क्लासिकल मैकेनिक्स दी गई, ये सभी इन सभी पिंडों के लिए, इन सभी स्थूल कणों के लिए, इन सभी मैक्रो पार्टिकल के लिए सही परिणाम देती थी। लेकिन जब इनके नियमों को, इस क्लासिकल मैकेनिक्स को माइक्रो पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर लागू किया गया, तो ये फेल हो गई। तब ये लागू नहीं हो पाई, क्योंकि इसको लागू करने पर यह, जैसे हम बड़े कणों की स्थिति और संवेग को हम ज्ञात कर सकते हैं, उसकी स्थिति का सही पता लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े कण कण की तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन छोटे कण, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि वो कण और तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है। ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, जो कण और तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है, उसके हम एक साथ स्थिति और संवेग की गणना नहीं कर सकते, जैसा कि हाइजेनबर्ग ने कहा था। तो यदि क्लासिकल मैकेनिक्स को इन माइक्रो पार्टिकल्स पर लागू किया जाए तो वह फेल हो जाती है। तो वहां से शुरुआत हुई वेव मैकेनिक्स की, तरंग यांत्रिकी की, जिसका मूल आधार है श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर से ही यदि हम कहें किसकी शुरुआत होती है, वेव मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। और श्रोडिंगर ने जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को उन्होंने वेव फंक्शन से प्रदर्शित किया। तो क्लासिकल वेव मैकेनिक्स के अनुसार डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ उन्होंने एफ एक्स को क्या कहा, इन्होंने साई से रिप्रेजेंट किया। साई क्या है यहाँ पर? साई यहाँ पर वेव फंक्शन है, साई यहाँ पर तरंग फलन है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम इसको तीनों कोऑर्डिनेट्स पर लिखें, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट के लिए था, ये एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट के लिए दिया, प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये साई इक्वल टू 0। एफ एक्स की जगह हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्लासिकल वेव मैकेनिक्स को, क्लासिकल मैकेनिक्स को हमने ये एक इक्वेशन के रूप में लिखा है। अब इसके बाद शुरुआत होती है यहाँ से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो जो इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें, उसकी हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको टोटल लिखेंगे। यहाँ पर टोटल एनर्जी ये E इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम है, हाफ एम बी स्क्वायर से, और पोटेंशियल एनर्जी को बी से। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी को बी से। या इसको हम और लिख सकते हैं, ई माइनस बी, इस बी को इधर ले आइए, तो ये बराबर क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी एम से डिवाइड कर दें, तो यह आ जाएगा ई माइनस बी, ये बराबर आ गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से हमने डिवाइड कर दिया, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। ये इक्वेशन एक हमारे पास आ गई कि e माइनस बी ये बराबर है m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। अब याद करो, हमने बात की थी डी ब्रोगली इक्वेशन की। डी ब्रोगली ने क्या कहा था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी।
या इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं कि एम बी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, एम बी बराबर एच अपॉन लैम्डा, या एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास एम स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वो कितनी है, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ एम स्क्वायर बी स्क्वायर की हम क्या लिख देंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, ई माइनस बी, ये बराबर किसके आ गया, एम स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। बात समझ में गई ना, यहाँ हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। या इसको हम और लिखें, लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर को इधर ले जाओ, ये इसका आ गया, ये आ गया एच स्क्वायर अपॉन 2m ई माइनस बी, ये इक्वेशन नंबर 3। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है, वो कितनी आ रही है, एच स्क्वायर अपॉन 2m ई माइनस बी। अब इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए, जो क्लासिकल वेव इक्वेशन थी उसमें इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो देखिए क्या आएगा, यहां लिखें हम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यहां तक आ गया, प्लस 4 पाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर जगह ये रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर 2m ई माइनस बी, तो ये 2m ई माइनस बी यहां आ जाएगा, ई माइनस बी इंटू ये क्या आ गया, साइन इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब इसको वापस से लिखो, तो ये आ गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस, अब ये 2 से 8 हो गया, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है, यह श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। याद कर लें, आपसे कोई पूछे 1 मार्क में श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, तो आप लिखोगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। अब इसमें आगे समझे, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ लैप्लेसियन ऑपरेटर, लैप्लेसियन संकारक के रूप में श्रोडिंगर तरंग समीकरण, लैप्लेसियन ऑपरेटर। अब इसको समझो, इस इक्वेशन को हम देखो और कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। किया क्या हमने, इसमें से हमने साई को कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0। यहां तक की बात समझ आ गई। अब इस सबको डेल स्क्वायर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0। ये जो डेल स्क्वायर है इसको कहते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर, लैप्लेसियन ऑपरेटर, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर कहलाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर से। तो यदि आपसे कहे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लैप्लेसियन ऑपरेटर की टर्म में लिखिए, राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैप्लेसियन ऑपरेटर, तब आप ये लिखोगे। केवल पूछे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो ही लिखेंगे, लेकिन आपसे कहे कि राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैप्लेसियन ऑपरेटर, तो आप लिखोगे डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0। ये लैप्लेसियन ऑपरेटर के रूप में श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। और यहाँ स्पष्ट रूप से आप ध्यान से देखें, यहाँ ये टाइम का कहीं इसमें उल्लेख नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, यह समय अनाश्रित समीकरण है। अब इसको एक और चीज आगे देखें, एक बार कभी ये भी पूछते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में लिखिए, राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन संकारक के रूप में श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लिखिए। तो इसको एक बार और देखें ध्यान से, यदि इसको हम ऐसे लिखें कि डेल स्क्वायर साई बराबर, इसको इधर ले जाइए,
तो क्या जाएगा ये माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन। हमने क्या किया यहाँ पर कि इसको इस तरफ ले। अब इसके बाद क्या कीजिए, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। और इसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में क्या आ गया हमारे पास में ये डेल स्क्वायर साइन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे इक्वल टू फेस साइन में किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में करोगे, राइट में करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर किसके आ गया, ई माइनस वी इंटू साइन, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई साइन माइनस वी साइन, इसको हम लिख सकते हैं ई साइन माइनस वी साइन, वी साइन को इधर जाए तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साइन प्लस वी साइन इज इक्वल टू ई साइन। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसमें से क्या करो, साइन को कॉमन ले लो, तो क्या लिखें यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, और बाहर आ गया साइन इज इक्वल टू ई साइन। और ये सब किसके बराबर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर, जिससे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एच साई इज इक्वल टू ई साइन, एच साई इज इक्वल टू ई साइन। तो आपसे अगर कहे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लिखिए, तो आप लिखोगे एच साई इज इक्वल टू ई साइन। एच यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और आपसे कोई कहे ऐसा पूछे एग्जाम में कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू बताइए, तो आपको मालूम है एच की वैल्यू कितनी है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रूप में। आपसे कोई कहे लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, तो लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू लिखी हुई आपके सामने, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो आपसे जब श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में पूछे, यानी क्या है केवल डिटेल में कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को व्युत्पत्त कीजिए, डिराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो आपको पूरा लिखना है। आपसे कहे केवल श्रोडिंगर तरंग समीकरण, तो जो हमने पहले लिखी थी वही इक्वेशन लिख लीजिए। राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैप्लेसियन ऑपरेटर, तो यहाँ तक निकाल दें व्हाट इज लैप्लेसियन ऑपरेटर, तो ये करके और ये वैल्यू लिख दीजिए। फिर लिखिए वो राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो इसको फिर हैमिल्टोनियन के रूप में निकाले और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू आप लिख देंगे। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर, जिससे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं, या जिससे हम कहते हैं कि वेव मैकेनिक्स की शुरुआत हुई है, उसको हम यहाँ पर पूरी बात आसानी से समझा सकते हैं।